स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। तो कई सारी रोचक खबरें हैं, चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी इन दिनों जितनी पावरफुल है शायद कभी नहीं रही होगी, और उसकी इसी ताकत ने उसे निरंकुश बना दिया, उसे मनमाना कर दिया। आम आदमी तो पहले झेलता था इनकी कार्यशैली, और इस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी, गाहे बगाहे आवाज़ उठती थी, आरोप लगता था। लेकिन जब इसका नतीजा और निराशा जब ऊपर के स्तर पर पहुंचती है, तब जाके कार्रवाई शुरू होती है। आपको याद होगा कि बच्चियों को सरकार ने स्कूटी देने का ऐलान किया था, लेकिन अफसरों ने उसको नियम कानून के जाल में ऐसा फंसाया कि जो असली जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को वो स्कूटी मिल ही ना पावे, ऐसा नियम बन गया। राज्यपाल ने जब ब्यूरोक्रेसी की इस कार्यशैली की आलोचना की, तो उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने भी हिम्मत दिखाई, और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में जो अड़ंगेबाजी है, लाल फीताशाही है, उसको लेकर खरी खरी आलोचना की और कहा ये स्टील फ्रेम अब किसी काम का नहीं रहा है। ये जो अपने आप को सर्वोच्च समझता है, भारत में ऐसे स्टील फ्रेम की नहीं, कार्बन फ्रेम की जरूरत है जो लचीला हो। ब्यूरोक्रेसी से तात्पर्य सिर्फ यहाँ आईएएस अफसरों से है, क्योंकि पॉलिसी निर्माण के जो उनके तरीके हैं वो कटघरे में खड़े होते हैं, और इसकी वजह से प्रदेश की एक बेहद लोकप्रिय योजना अमली जामा नहीं पहन पाई थी। लेकिन राज्यपाल और मंत्री दोनों की बयान के बाद सरकार ने कैबिनेट में स्कूटी देने का ऐलान कर दिया। इस विभाग के मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय और प्रमुख सचिव हैं एमपी अग्रवाल। तो आप देखिए कि जब इस प्रदेश का सबसे बड़ा व्यक्ति राज्यपाल ये कहा है कि सरकारी तंत्र में अफसरों ने जंग लगा दिया है, ना वो एक साल तक इसको पूछा, ना नियमावली बनाई, और जब बनाई तो ऐसी बनाई कि शहर के बच्चे पावें, जिनको जरूरत है वो गांव के बच्चे नहीं पा सकते। मंत्री असीम अरुण ने भी, जो खुद आईपीएस अफसर रहे हैं, इसी कार्यशैली को लेकर राज्यपाल का समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि सरकारों को अब खाली आईएएस अफसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अब लेटरल एंट्री करिए, जो जिस विषय का विशेषज्ञ है उसे विभागाध्यक्ष बनाइए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एमबीए धारी हो, या दूसरे सेक्टर के लोग हैं। खाली ये कि ये आईएएस है यही सारे फैसले सही करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। इस प्रदेश की जो पहचान है, जो आधुनिक भारत के विकसित भारत की पहचान है, वो सिर्फ कुछ स्टार अधिकारियों के भरोसे नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसके लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया जाए और जिसमें दक्ष लोग रखे जाएं। तो आज राज्यपाल और मंत्री के बाद ये बात बहुत साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी, आईएएस अफसर बेअंदाज हैं, मनमानी करते हैं, उन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, और उसी का नतीजा है कि 2 साल से स्कूटी बच्चियों को नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया और कैबिनेट में पास करके अब स्कूटी वितरण की तैयारी हो गई है। उनके लिए जिनकी आय 12 लाख से कम है, उन परिवारों की मेधावी बच्चियों को 90% मेरिट वाली हटाई गई, अंक वाला लाना जरूरी वाला नियम, अब वो मेधावी बच्चियों को दिया जाएगा। तो ऐसा कितने मामलों में होता है कि राज्यपाल बोले और कोई मंत्री बोले तब वो नियम कानून बदला जाए। यहाँ तो ज़्यादातर एक बार बन गया तो फिर उसको भोगो। तो ये तो शिक्षा का मामला था, ये तो गरीब बच्चियों के पैदल चलकर जाने का मामला था, जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकती, कोचिंग में पैसा नहीं दे सकती, या शहर के कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ी हैं। लेकिन इस प्रदेश में बहुत सारे विभाग हैं, उनका क्या होगा? वहाँ पर आईएएस अधिकारी हावी हैं, वो सरकार को जो समझा देते हैं, वहाँ विरोध करने की स्थिति नहीं है मंत्रियों की, वो चलता रहता है।
ये तो एक चीज सामने आ गई। ऐसी दर्जनों विभागों के हालात हैं। और लैटरल एंट्री वाली बात जो है मंत्री की, अगर ये सरकार मान ले तो बहुत लोगों का अकल ठिकाने आ जाएगी, दिमाग ठीक हो जाएगा। वो नाम के राही हैं, लेकिन उनका रास्ता अलग है, उनकी सोच अलग है और उनका आचरण अलग है। उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित आईएएस अफसर हैं रिंकू सिंह राही। उन्होंने एक बार फिर से हलचल मचाई हुई है। रिंकू सिंह राही इस समय जालौन में तैनात हैं, जहां बीजेपी से जुड़े एक ब्लॉक प्रमुख पर उन्होंने थप्पड़ चला दिया और उसके बाद वो विवादों में आ गए और उनका एसडीएम जो उरई जालौन का पद था वहां से हटाकर उनको एसडीएम न्यायिक बना दिया गया। तो उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस बार इस चिट्ठी में उन्होंने अपने जिले के डीएम की भी पोल खोल दी है। डीएम राजेश कुमार पांडे जो जालौन के डीएम हैं, उनको उन्होंने राजनीतिक दबाव में काम करने वाला अफसर बताया है और कहा है कि उनका जनता दर्शन दिखावा है, ढकोसला है, ढोंग है। वो विधायकों के कहने पर काम करते हैं। तो एक एसडीएम ने अपने डीएम को काफी हद तक झूठा साबित कर दिया है। राही 2023 बैच के आईएएस अफसर हैं। इसके पहले वो उठक बैठक करने लगे थे शाहजहांपुर में वकीलों के सामने गंदगी के मामले में। फिर सरकार उनसे नाराज हो गई और उन्होंने राज्य परिषद में संबद्ध कर दिया। वहाँ भी वो चुप नहीं हुए, उन्होंने एक लेटर बम दागा और सरकार से कहा हम वेतन नहीं लेंगे जब हमसे कोई काम ही नहीं लिया जा रहा है। फिर किसी तरह उनको जालौन में एसडीएम बनाया गया। जब एसडीएम बने तो वहाँ थप्पड़ मार दिया। अब न्यायिक में चले गए हैं। अब एक और नया उन्होंने लेटर बम जारी किया। इनके बम बड़े विस्फोटक होते हैं। अब तो रिंकू सिंह राही इस पर भी तैयार हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमसे काम नहीं ले पा रहे हो तो हमको दूसरे राज्य में भेज दो, हमारा कैडरे चेंज कर दो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। रिंकू सिंह राही नैतिकता की बात करते हैं। वो सर से लेकर पैर तक ईमानदारी की बात करते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो उनके मानक हैं और सिद्धांत हैं, उस पर जब व्यवहारिक रूप से अमल करने जाइए तो ना तो उनके ऊपर वाला उनका साथ देता है और ना तो लखनऊ में बैठे लोग। तो फिर वो अकेले पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। अब समस्या यही है कि वो आईएएस अफसर हैं, लिखने पढ़ने में बेबाक हैं। ये अब साफ हो गया है कि जब जब कोई बात आएगी वो अपना चिट्ठी पत्री लिखेंगे, वो उस पर मानेंगे नहीं। अब डीएम को उन्होंने कहा कि ये भूमाफिया को संरक्षण देते हैं। बोले कि हम जा रहे थे छापा मारने अवैध खनन पर, वो खबर लीक कर दी गई। तो सारा आरोप उन्होंने डीएम पर फोड़ा है। राजेश पांडे सितंबर 2023 से जालौन के डीएम हैं, लगभग 3 साल होने वाला है और उनको उनके ही एसडीएम इस तरह से गंभीर आरोपों में घेर रहे हैं। तो ये वो तो नहीं बोले और सरकार भी नहीं बोली, सब चुप्पी धारण किए हैं। तो आखिर माजरा क्या है? क्या सरकार रिंकू सिंह राही से डर गई है, उनके बवाल से डर गई है, या डीएम डर गए हैं? क्योंकि अब उनको तबादला करके ले कहा जाए। बुंदेलखंड में ले गए थे, वहाँ भी काम नहीं चल रहा है और राज्य परिषद एक ही विकल्प बचता है सरकार के पास भेजने को। वहाँ पहले भेज चुकी है और पहले भेजने का नतीजा भी देख चुकी है कि राज्य परिषद में भी बवाल, वहाँ भी चिट्ठी शुरू हो जाएगी, भारत सरकार तक जाएगी। तो कहाँ रखेंगे, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि जहाँ रखोगे काम नहीं होगा तहाँ फिर ये बोलेंगे। आज तक के इतिहास में रिंकू सिंह राही ऐसे पहले आईएएस अफसर हुए हैं जिन्होंने सरकार को पानी पिला दिया है। ये कड़क सरकार है, वो चाहती तो इनको सस्पेंड कर सकती थी, अभी तक कर नहीं पाई, क्योंकि जानती अगर सस्पेंड करेंगे तो फिर एक नया बवाल शुरू होगा। अब ये तो ऊपर वाला जाने या रिंकू सिंह जाने कि ये सरकार की नाक में कब तक दम करेंगे। वैसे वो जब तक सेवा में रहेंगे तब तक दम करेंगे, इस बात की तो गारंटी है।
अब बात छात्र आंदोलन की, जंतर मंतर की और उससे उभरे एक नए चेहरे की। भारतीय समाज में चाहे आप व्यापार करें, चाहे राजनीति करें या कोई और काम करें, जोड़ियों का बड़ा विशेष महत्व रहा है। और इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि फिल्मों में संगीतकारों की जोड़ी हुआ करती थी, बहुत मशहूर जोड़ियां रही हैं। ऐसे ही सियासत में भी नेताओं की जोड़ियां रही हैं। भारत की आज़ादी के समय गांधी नेहरू की जोड़ी, बीजेपी में शीर्ष सलाहका पुरुष में अटल आडवाणी की जोड़ी और आज की तारीख में मोदी और अमित शाह की जोड़ी। जोड़ियों ने हमेशा हिट सिस्टम दिया है। इस देश में उन्होंने हमेशा राज किया है। लेकिन आज हम बात एक नई जोड़ी की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये जोड़ी इस आंदोलन के समय ऐसे उभरी है जो अब कह सकते हैं कि लंबे समय तक यूपी की सियासत में अपना दबदबा बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। बात समाजवादी पार्टी की, उनकी सांसद डिंपल यादव की। उत्तर प्रदेश में भी इसी परिवार में एक जोड़ी हुई मुलायम और शिवपाल की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई और सरकारें बनाई और लंबे समय तक राज किया। वो काफ़ी कामयाब रहे। लेकिन जब मुलायम सिंह का निधन हो गया तो उसके बाद से समाजवाद की जो राजनीतिक विरासत है उसको बढ़ाने की जो जिम्मेदारी रही वो हमेशा अखिलेश यादव के कंधे पर रही, अकेले रही। वो उसको आगे ले जाएं, वो उसको नई ऊंचाई दें, ये सब वो करते रहे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि एक नया चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर डिंपल यादव के रूप में उनको दिखाई पड़ गया है। वो ज़्यादा प्रभावशाली भाषण नहीं देती, लेकिन वो संवेदनाओं से लैस हैं। उनकी तस्वीरें अपने आप बोलती हैं, लोगों को प्रभावित करती हैं। छात्रों की चोट पर उनके मरहम की तस्वीरों ने आम जनमानस में एक व्यापक असर छोड़ा है। जंतर मंतर की यह तस्वीरें समाजवादी पार्टी की राजनीतिक पूंजी बन गई हैं, जो युवाओं और छात्रों के बड़े वोट बैंक को संदेश देने के लिए काफ़ी हैं। डिंपल यादव शांत रहकर अपनी भूमिका निभाती हैं। वो हमेशा सीमित भूमिका वाली नेता रही हैं। लेकिन मैनपुरी से सांसद बनने के बाद अब वो संसद में भी और उसके बाहर ज़्यादा मुखर नजर आती हैं। लाठीचार्ज जब हुआ तो जो बच्चे घायल हुए उसमें मदद करके वो पूरे देश भर में छा गई हैं। उनकी जो छवि है वो साफ सुथरी है, गैर विवादित है और यही वजह है कि बीजेपी अभी तक उन पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये करना आसान नहीं है। उनके ऊपर कोई सीधा आरोप नहीं है। अगर इस देश में इस छात्र आंदोलन का किसी नेता को, उसकी छवि को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है तो आप ये कह सकते हैं कि वो एकमात्र नेता डिंपल यादव है, जो समाजवादी पार्टी का एक मानवीय चेहरा बनकर उभरी है। आपने लखनऊ में उनकी होर्डिंग्स देखी होगी, जिस पर समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक संदेश साफ तौर पर दे रही है कि उसकी सियासत बदली हुई है। वो युवाओं का, नौजवानों का, जेनजी का वेलकम करती है और उसके सहारे आने वाले भविष्य में वो चुनाव की तैयारी करेगी। डिंपल यादव अखिलेश की गैर मौजूदगी में टीम को लीड करती हैं संसद में। ये भी एक उनका एक नया रूप है। और देश की तमाम महिला नेताओं के बीच जंतर मंतर पर जिस तरह से उन्होंने लीड ली, पहुंची और घायलों की मदद की, उससे कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इस देश में ऐसी नहीं है जो उनकी सराहना न कर रही। तो समाजवादी पार्टी के लिए यह आंदोलन एक नए चेहरे के उदय के साथ ही करोड़ों युवा भावनाओं को अपने साथ जोड़ने का अवसर दे गया है। डिंपल, अभी उनके पास एक लंबी उम्र है। वो देश और उत्तर प्रदेश की सियासत में 15-20 साल तक आगे एक्टिव भूमिका निभा सकती हैं और उस कमी को पूरा कर सकती हैं जो जोड़ियों के माध्यम से होता है। एक दिल्ली देखे, एक लखनऊ देखे।
अब एक रोचक खबर, ब्यूरोक्रेसी की खबर। उत्तर प्रदेश में दक्षिण भारत के अफसरों का दबदबा है, या आप ये कह सकते हैं कि जलवा है। दक्षिण भारत के अफसर यूपी में इन दिनों राज कर रहे हैं और ये कह सकते हैं कि शीर्ष स्तर से लेकर प्रदेश की महत्वपूर्ण कुर्सियों पर दक्षिण भारतीय अफसरों का इस समय जमावड़ा लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी, एपीसी और राजस्व परिषद के चेयरमैन, ये जो तीन बड़ी कुर्सियां होती हैं, इनमें से एक कुर्सी इस समय राजस्व परिषद की चेयरमैन है अर्चना अग्रवाल। 1990 बैच की हैं और मूलतः हैदराबाद आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इसके अलावा एक कुर्सी है एसपी गोयल के पास, जो चीफ सेक्रेटरी हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरी कुर्सी है एपीसीआईआईडीसी की, जो दीपक कुमार के पास है, वो बिहार के रहने वाले हैं। तो तीन में से एक महत्वपूर्ण कुर्सी पर साउथ इंडिया। इन तीनों कुर्सियों के बाद जो नंबर 2 का नंबर आता है, वो आता है नियुक्ति सचिव का। उस पर कौन है? एम देवराज। एम देवराज तमिलनाडु के रहने वाले हैं, 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को नियुक्ति विभाग कंट्रोल करता है। अर्चना अग्रवाल यूपीएसआरटीसी की भी चेयरमैन है और राजस्व परिषद की भी। इसके अलावा 1999 बैच के आईएएस अफसर हैं पी गुरु प्रसाद। पी गुरु प्रसाद भी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और उनके पास नगर विकास जैसा बहुत बड़ा महकमा है। उसके साथ आवास विभाग के भी वो प्रमुख सचिव हैं और जिस दिन से वो प्रमुख सचिव बने हैं, उनको सरकार ने लगातार महत्वपूर्ण विभाग दिया है। इसी तरह से एमएसके सुंदरम, जो ईरोड तमिलनाडु के रहने वाले हैं, वो भी 97 बैच हैं और उनको प्रमुख सचिव श्रम विभाग का काम उनके जिम्मे है। एक और चर्चित नाम है, आंध्र प्रदेश की हैं अपर्णा यू। बीजेपी सरकार में वो एक अकेली ऐसी महिला अफसर हैं जो कई घोटालों में फंसी। अपर्णा यू कई विवादों में आई, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर मेहरबानी जारी रखने में कोई कसर नहीं रखी। समय से उनको प्रमोशन होता रहा, उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिलती रही और इस समय वो प्रमुख सचिव राजस्व के पद पर हैं। 2001 बैच की आईएएस अफसर हैं अपर्णा यू। साउथ इंडियन के अफसरों में सबसे महत्वपूर्ण पोस्टिंग पाने वालों में। इसके बाद नंबर आता है 2001 बैच के ही एसवीएस रंगाराव का। एसवीएस रंगाराव इकलौते ऐसे अफसर हैं साउथ इंडिया के जिनको इस सरकार ने किनारे कर रखा है। एसवीएस रंगाराव से सरकार की क्या नाराजगी है, आज तक ये पता नहीं चली। उसी के वो शिकार हैं। उनका अधिकतर समय राजस्व परिषद में बीता और अब उनको प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन के तौर पर रखा गया है। ये पद सजा के तौर पर अफसरों को दिया जाता है। अभी यूपी में कुल 43 अधिकारी ऐसे हैं जो एसीएस और प्रमुख सचिव रैंक में हैं। उसमें यूपी के 11 हैं और दक्षिण भारत के 7 हैं और 7 में से 6 बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं। तो मलाईदार कुर्सियों पर वो स्वाभाविक रूप से आए हैं या सरकार का भरोसा इन अफसरों पर ज़्यादा है? ये कहा जा सकता है कि सरकार दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के अफसरों पर काफ़ी मेहरबान है। सरकार हालांकि ये कहती कि हम प्रदेश के आधार पर, जात के आधार पर भेदभाव नहीं करती, लेकिन जो लोग शिकार हैं वो तो अपनी बात कहते ही हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब किसी का कोई अतीत कारण रहा होगा, कुछ भ्रष्टाचार का कोई आरोप रहा होगा, कोई सरकार की नाराजगी रही होगी, ये सब बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं उन पर भी कई सारे आरोप हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सब दूध के धूले ही बैठे हैं। बस ये है कि हमें प्रिय हैं या हम उनका नाम आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो यशमैन होते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, जो बात नहीं मानते, अपने मन से निर्णय करते हैं,
वो नाराज़गी झेलते हैं, वो हट जाते हैं, उनके पास अच्छे विभाग नहीं आते। हालांकि इन सब पर टोटलिटी में जुगाड़ तंत्र हमेशा भारी पड़ता रहा है और ये रहेगा। जिसका जितना अच्छा जुगाड़ होगा उसको उतनी अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन सरकारों को ये बात समझना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी अस्थायी तौर पर किसी की नहीं है, वो ताकत के साथ बदलती रहती है। जिसकी ताकत होगी उसका जयकारा लगाएगी। सरकार के पास 100 आँख नाक कान नहीं है, यही अफसर जो बताते हैं वही वो मानती है, चाहे जनता पिसे और चाहे जनता ताली बजाए, ये उसके ऊपर है। तो मुनव्वर राना साहब का एक शेर है, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि उनसे मिलिए जो यहाँ फेर बदल वाले हैं, हमसे मत बोलिए हम लोग तो गजल वाले हैं। लूटने वाले उसे कत्ल न करते, लेकिन उसने पहचान लिया था कि बगल वाले हैं। और अब तो मिलजुल के सब परिंदों को भी रहना होगा, क्योंकि जितने तालाब हैं सब नील कमल वाले हैं। नमस्कार।